तो स्वागत है आपका आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। कल हम लोग ने देखा था क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन का क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज जो है क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग जितने भी बाकी क्वेश्चन है सबको पूरा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 8वां नंबर प्रश्न है, पुष्पों द्वारा स्वपराग रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीति का विवरण दें। तो इसका उत्तर लिखिएगा, पुष्पीय पादपों में बहुत सारे ऐसे साधन या उपाय विकसित कर लिए हैं जो स्वपरागन को हतोत्साहित एवं परपरागन को प्रोत्साहित करते हैं। स्वपरागन को रोकने के लिए अन्य साधन है, जैसे एकलिंगी पुष्पों का उत्पादन। अगर एकलिंगी पुष्प होगा तो उसमें स्वपरागन नहीं होगा। अगर एक ही पौधे पर नर या मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध हो, जैसे एरंड मक्का में, तो यह स्वपरागन को रोकता है। स्वपरागन रोकने का एक उपाय है स्व असामंजस्य। यह एक वंशानुगत क्रम है और उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहां बीजांड के निषेचन को पराग अंकुरन या स्त्री केसर में पराग नलिका वृद्धि को रोका जाता है। अगला प्रश्न है, स्व अयोग्यता क्या है? स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागन प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? तो इसका उत्तर लिखिएगा, परागन बिल्कुल सही प्रकार के पराग कणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करता है। प्रायः गलत प्रकार के पराग भी उसी वर्तिकाग्र पर आ पड़ते हैं। स्त्री केसर में यह सक्षमता होती है कि वह पराग को पहचान सके कि वह उसी वर्ग के सही प्रकार का पराग यानी सुयोग्य है या फिर गलत प्रकार का यानी अयोग्य है। यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है और तथा परागन जो है पश्च घटना के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि निषेचन की ओर बढ़ता है। यदि पराग गलत प्रकार का होता है तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरित या वर्तिका में पराग नलिका वृद्धि रोककर पराग को अस्वीकार कर देता है। एक स्त्री केसर द्वारा पराग के पहचानने की क्षमता उसे स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है, जो पराग कणों एवं स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है। अगला प्रश्न है, बैगिंग यानी बोरा वस्त्रवरण या थैली लगाना तकनीक क्या है? पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोग है? तो इसका उत्तर लिखिएगा, बैगिंग यानी बोरा वस्त्रवरण या थैली लगाना एक कृत्रिम संकरण विधि है। फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है। विपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए, जो सामान्यतः बटर पेपर यानी पतले कागज की बनी होती है, ताकि इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैगिंग या कहे तो बोरा वस्त्रवरण कहते हैं। जब बैगिंग पुष्प का वर्तिकाग्र सुग्राह्यता को प्राप्त करता है, तब नर अभिभावक से संग्रहित पराग कोष के पराग को उस पर छिटका जाता है और उस पुष्प को पुनः आवृत करके उसमें फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिसंलयन क्या है? यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। तो इसका उत्तर लिखिएगा, एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीवद्रव में 2 नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ वह संलयित हो जाता है, जिससे युग्मक संलयन पूर्ण होता है, जिससे परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका यानी युग्मनज का यानी जाइगोट की रचना होती है। दूसरी ओर वह संगलित होकर त्रिगुणित प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी PEN प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। जैसा कि इनके अंतर्गत 3 अगुणित न्यूक्लियाई केंद्रकी सम्मिलित होते हैं, अतः इसे त्रिसंलयन कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो इसका उत्तर लिखिएगा, भ्रूण कोश या पुट्टी के बीजांडद्वारी सिरे पर विकसित होता है, जहाँ पर युग्मनज स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित होता है।
विकसित हो जाता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, विभेद करना है, अंतर बताना है बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक में, दूसरा परांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल में, और तीसरा है अध्यावरण तथा बीज चोल में, और चौथा परिभ्रूण पोष एवं फल भित्ति में। तो इसका उत्तर लिखिएगा। सबसे पहले बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक में है ना, तो बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक में अंतर। तो सबसे पहले बीज पत्राधार का डेफिनेशन लिखिएगा। बीज पत्राधार में बीज पत्रों से स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो कि मूलांश सिरा या मूलज के शीर्षार्थ पर समाप्त होती है। यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होती है जिसे मूल गोप कहते हैं। और दूसरा है बीज पत्रोपरिक। बीज पत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष का प्रोटीन एपिकाटिल बीज पत्रोपरिक होती है जो परांकुर या स्तंभ सिरे पर प्रायः समाप्त होती है। और अगला है कि परांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल में अंतर लिखना है। तो इसका उत्तर लिखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परांकुर चोल के बारे में। तो स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष के भाग को बीज पत्रोपरिक कहते हैं। बीज पत्रोपरिक में प्रोरोशीर्ष तथा कुछ आदिकालिक यानी आधपर्ण होते हैं जो एक खोखली पर्णीय संरचना को घेरते हैं जिसे परांकुर चोल कहते हैं। और इसी में है अगला कि मूलांकुर चोल। तो स्कूटेलम भ्रूणीय अक्ष के तरफ एक स्थित होता है। इसके निचले भाग पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत से आवृत होता है जिसे मूलांकुर चोल कहते हैं। ग नंबर है अध्यावरण तथा बीज चोल में अंतर। तो सबसे पहले अध्यावरण के डेफिनेशन लिखेंगे। तो बीजांड का अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त संरक्षणात्मक आवरण बन जाता है। बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। बीज अंकुरण के समय यह ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क होता है। फलस्वरूप भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है जिसे प्रसुप्ति कहते हैं, या यदि अनुकूल परिस्थितियों में उपलब्ध होती है तो वे अंकुरित हो जाते हैं। और बात करें बीज चोल की, तो बीज नए पुनर्वासों में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते हैं तथा प्रजाति को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करते हैं। अल्पवयस्क नवोद्भिद को तब तक पोषण देते हैं जब तक कि वह स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण न करने लगे। युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है। ये नवीन जेनेटिक संपाक को पैदा करते हैं जो विविधता का रूप ले लेते हैं। घ नंबर है परिभ्रूण पोष एवं फल भित्ति में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा। कभी कभार कुछ बीजों में जैसे कि काली मिर्च तथा चुकंदर में बीजांड का न्यूक्लियस भी शेष रह जाता है। अवशिष्ट उपस्थिति बीजांड का परिभ्रूण पोष होता है। और इसमें है फल भित्ति में अंतर लिखना था। फल भित्ति का डेफिनेशन लिखिएगा। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनते हैं अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है। अर्थात बीजांड जो है बीज के रूप में तथा अंडाशय जो है फल के रूप में रूपांतरण साथ साथ चलता है। अंडाशय की दीवार यानी फल की दीवार के रूप में विकसित होती है जिसे हम लोग फल भित्ति कहते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है कि एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो इसका उत्तर लिखिएगा। कुछ प्रजातियों जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, अखरोट आदि में फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। इस प्रकार के फलों को आभासी फल कहते हैं। अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं तथा और उन्हें यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। अगला प्रश्न है विपुंसन से क्या तात्पर्य है। एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। तो इसका उत्तर लिखिएगा। यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के स्फुटन से पहले पुष्प कलिका से पराग कोष के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का प्रयोग आवश्यक होता है।
इस चरण को हम लोग विपुंसन कहा जाता है। विपुंसन पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए, जो सामान्यतः बतरड़ पेपर की बनी होती है, ताकि इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैगिंग कहते हैं। यह तकनीक बढ़िया किस्म के पादप प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से व्यापारिक पादप पुष्प उत्पादन करने वाले लोगों द्वारा अपनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक फल को प्रेरित करता है, तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनते और क्यों? इसका उत्तर लिखिए। यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां भी है जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं। ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। इसका एक उदाहरण केला है। अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन्स का प्रयोग से प्रेरित किया जा सकता है और इस प्रकार के फल जो है बीज रहित होते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं बीज रहित अंगूर, संतरा, नींबू और टमाटर आदि। इस प्रक्रम द्वारा इन फलों तथा सब्जियों का सफलतापूर्वक व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, परागकण भित्ति संरचना में टेपिटम की मुख्य भूमिका का व्याख्या करें। तो इसका उत्तर पहले लिख लीजिए कि परागकण भित्ति रचना की सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम भी कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य यानी साइटोप्लाज्म से भरी होती है और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रों से युक्त होती है। और बुक में जो आपका फोटो है इस टाइप का, जो परागकण वाला, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ये एक होगा ना परागकण प्रस्फुटन वाला जो फोटो होगा आपका पास, जहाँ से परागकण एक तरह से प्रस्फुटित होता है, और साथ ही साथ ये वाला भी फोटो यहाँ बनाने में, तो चलिए ठीक है, इस टाइप का फोटो होगा। फिर एक जो फोटो होगा इस टाइप का होगा जहाँ से परागकण प्रस्फुटित होते रहे, और एक परागकण का जो है परागकोश का एक फोटो बना दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, असंजनन क्या है और इसका क्या महत्व है? तो इसका लिखिएगा उत्तर। कुछ एक पुष्पी पादपों जैसे कि एस्ट्रेसिया तथा घासों में बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली, जिसे असंजनन कहते हैं। यदि संकर किस्म के संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया जाता है तो उसकी पादप संतति पृथक होगी और वह संकर बीज की विशिष्टता को यथावत नहीं रख पाएगा। यदि एक संकर बीज असंजनन से तैयार की जाती है तो संकर संतति में कोई भी पृथक्करण की विशेषताएं नहीं होगी। इसके बाद किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकता है और उससे प्रतिवर्ष संकर बीजों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संकर बीज उद्योग में असंजनन की महत्ता के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में असंजनन की आनुवंशिकता को समझने के लिए शोध और संकर किस्मों में असंजनित जीन्स को स्थानांतरित करने पर अध्ययन चल रहे हैं। बागवानी एवं कृषि विज्ञान में असंजनन के बहुत सारे लाभ हैं। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल 18 क्वेश्चन। आप लोग इसको लिख के याद कर लीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।